नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी पीवाईक्यू सॉल्यूशन में हम लोग आज देखने वाले हैं 26/5/2023 शिफ्ट फर्स्ट का यह पेपर है एग्रीकल्चर का। इस शिफ्ट में केवल एग्रीकल्चर हुआ था सिंगल, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर वही बात है कि इसमें हम लोग 4 शिक्षक साथी मिलकर आपको ये पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। मैं आपको एग्रोनॉमी रिलेटेड बताऊंगा, फिर हॉर्टिकल्चर के लिए भूपेंद्र यादव सर हैं, विजय जाट सर आपको एनिमल का बताएंगे, और बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए लाखन झाला सर आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट के लिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों जो हैं ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व हैं। आयरन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसलिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर आया सल्फर। सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको हम सेकेंडरी जो है न्यूट्रिएंट्स कहेंगे यहाँ पर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था। ये जो क्वेश्चन है आपके सीक्वेंस में अगर सीरियल नंबर में देखेंगे तो 6 नंबर पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उस पेपर में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 7, व्हाट आर दोज फंजाई कॉल्ड विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। वह कवक क्या कहलाते हैं जो पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात यहाँ पर चल रही है, ऐसे कवक को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं सेप्रोफाइट्स, मृत जीवी इनको कहा जाता है। मृत जीवी मतलब मरी हुई सड़ी हुई जो चीजें होती हैं उन पर पनपने वाले हैं। पैरासाइट्स परजीवी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, बदले में उन्हें कोई फायदा पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे कि नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। ज्यादातर पैरासाइट्स जो हैं वो नुकसानदायक ही होते हैं। लाइकेन की हम लोग बात करते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, तो लाइकेन को अगर देखा जाए तो ये एल्गी प्लस हम लोग बोल सकते हैं फंजाई, दोनों के बीच की स्थिति वाले होते हैं लाइकेन, और इनको हम पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी जानते हैं। बट यहां पर हमारा आंसर आएगा डी, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये सिम्बायोटिक फंजाई होती है और ये हेल्प करती है किसमें, तो हम लोग बात करते हैं कि फास्फोरस जो है एब्सॉर्प्शन जो है इसमें हेल्प करती है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल से प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस ले सके, उसमें हेल्प करने वाली सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली फंजाई होती है, सहजीवी कवक होती है, जैसे ज्वार आदि की जड़ों में ये मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्ड पडलिंग ऑपरेशन। पडलिंग ऑपरेशन, अब हिंदी में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे कि इसको देखकर हमारे को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आती है। निम्नलिखित में से किस फसल को पोखर संचालन, पोखर संचालन ऐसा शब्द यहाँ पर लिखा गया है, जबकि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैसे कीचड़ मचाना होता है, या लेवा लगाना होता है, या लेह लगाना बोला जाता है, या पडलिंग भी कई बार लिख देते हैं। आप सभी जानते हैं कि राइस की जो क्रॉप होती है इसमें हम प्लांट ट्रांसप्लांटिंग करने के पहले आप देखोगे कि उस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। पडलिंग करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसी लेयर बनाते हैं कि लीचिंग यहाँ से ना हो सके, इसके लिए पडलिंग की प्रोसेस की जाती है, और ये ट्रांसप्लांटेड जो राइस होता है इसी में की जाती है। बाकी अगर हम लोग देखें कि डायरेक्ट सीडेड राइस, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और व्हीट में तो हम ऐसी कोई प्रैक्टिस करते ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा प्रत्यारोपित चावल या ट्रांसप्लांटेड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया 10th नंबर का, इन विच क्रॉप क्राउन रूट इनिशिएशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज फॉर इरिगेशन। ये बहुत ही फेमस हम बोलेंगे कि एक स्टेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CRI। CRI ये जो स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 21 डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 21 दिन बाद आने वाली ये अवस्था होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी है। शिखर मूल संभारण या शीर्ष
इस अवस्था के बहुत सारे नाम हैं। इसे हम बोलते हैं शीर्ष मूल अवस्था हिंदी में, या इसे कहा जाता है ताज मूल अवस्था। ये सब इसी के नाम हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है तो इसको जरा समझना जरूरी है। जैसे हम लोग व्हीट क्रॉप की बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये व्हीट क्रॉप लगी हुई है, तो व्हीट क्रॉप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसकी मेन रूट्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये व्हीट है, उसका सीड है, और इस सीड के ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरह की जो रूट्स होती हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सीड के ऊपर कोई क्राउन पहना रखा हो, इसको कोई ताज पहना रखा हो, मुकुट पहना रखा हो। इसी को क्या बोला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूट। और जब ये रूट्स आती हैं तो इस स्टेज को बोला जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन। सिंचाई के गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद ये अवस्था आती है, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आया। अरेंज द फॉलोइंग फिनोमिनोलॉजिकल स्टेज ऑफ व्हीट इन करेक्ट ऑर्डर। गेहूं की निम्नलिखित घट विज्ञानी चरणों को सही क्रम में लगाइए। फिर यही क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्था का क्वेश्चन हमारे सामने आया कि कौन सी स्टेज यहाँ पर पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि व्हीट में सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है CRI। CRI स्टेज ये आती है 21 डेज आफ्टर सोइंग। आप लोग देखेंगे ये स्टेज आती है सबसे पहले। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर कौन सी है तो आएगी टिलरिंग। ये कितने दिन पर आती है तो हम लोग देखें तो 42 डेज पर आपको ये वाली स्टेज आने वाली है। तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई, सेकंड हमने देखा ये हो गई। तो बी और बी के बाद हम लोग देख रहे हैं ए। तो वैसे भी अगर आपको एक मालूम है CRI तो ही आप इसका आंसर यहां पर क्लियर लगा देंगे कि आंसर आएगा BACED। सी जो है जॉइंटिंग, ये थर्ड पर आने वाली है। ये कितने दिन पर आती है तो 60 डेज पर आती है। नेक्स्ट स्टेज अगर हम लोग देखें यहां पर तो आएगी मिल्किंग स्टेज। ये हम लोग फोर्थ पर यहां पर लिख रहे हैं मिल्किंग स्टेज। आप अगर यहां पर देखेंगे तो 90 to 100 डेज पर आपको ये वाली स्टेज देखने को मिलेगी। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं फिफ्थ, यहाँ पर वैसे 6 वाली स्टेज है यहाँ पर डफ स्टेज। ये वाली स्टेज अगर देखें तो ये 110 से 115 दिन पर आपको देखने को मिलेगी। एक स्टेज इसमें और होती है जिसको हम फ्लावरिंग बोलते हैं, वो भी स्टेज इसके अंदर आती है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगा BACED। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ व्हीट इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की कौन सी स्पीसीज की खेती होती है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो वो आएगा टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम जो है इसकी सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो 87% के आसपास जो कल्टीवेशन होता है वो इसका होता है। देन हम लोग बात करते हैं टिटिकम ड्यूरम। ये आप देखोगे तो 12% के आसपास ड्यूरम का कल्टीवेशन होता है। डाइकोकम ये 1% एरिया जो है कवर करते हैं। और स्पेरोकोकम जो है इसको हम इंडियन डॉर्फ व्हीट बोलते हैं, निग्लिजिबल जो है इसका एरिया होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, कितनी आसानी से होने वाले क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आया हमारे सामने। डाई अमोनियम फॉस्फेट इज ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड कंटेंस, मतलब जो डाई अमोनियम फॉस्फेट मतलब DAP है, ये एक जटिल उर्वरक है। और इसके अंदर क्या होता है, DAP से हमें क्या मिलता है, तो DAP जो है आप जानते ही हैं, DAP में होता है 18460, ये ग्रेड होता है इसका। मतलब नाइट्रोजन जो है इसके अंदर 18% है, फास्फोरस जो है ये 46% इसके अंदर फास्फोरस होता है DAP। तो DAP से केवल नाइट्रोजन नहीं होता, केवल फास्फोरस नहीं आएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों, ये इसका आंसर हो जाएगा। पोटास क्योंकि इसके अंदर नहीं होता है इसलिए ये वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये सॉइल फर्टिलिटी का क्वेश्चन था। आगे हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम। प्रेशराइज्ड मतलब दाब युक्त सिंचाई प्रणाली की बात चल रही है। अब दबाव की आवश्यकता कब पड़ती है भाई, प्रेशर कब लगता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये पाइपलाइन है हमारी और हमारे को पानी को यहाँ से दूर तक पहुँचाना है, दूर तक पहुँचाना है, पानी को दूर फैलाना है, तो इसके लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये पाइपलाइन है, पानी को यहीं पास में गिराना हो तो प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दोनों हमारे पास मेथड है, इन मेथड को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सरफेस मेथड है, सरफेस इरिगेशन की मेथड होती है। इसमें क्या है, सरफेस मेथड के अंदर हम लोगों ने जैसे कि कोई पाइपलाइन से या हमने कोई चैनल से वाटर लेकर आए और उसको फरो में ओपन कर दिया या हमने सॉइल की सरफेस के ऊपर छोड़ दिया, तो उसमें कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो मेथड्स होती है हमारे पास 3, ड्रिप है, रेन गन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, ये तीनों जो ही मेथड है यहाँ पर हमारे को प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। मेन पाइपलाइन में वाटर का प्रेशर होना चाहिए, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम। तो आंसर आएगा सी, डी और ई। सी, डी और ई कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है सी, डी और ई, इसलिए आंसर हो गया इसका सी। तो ये क्वेश्चन हमने देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वाटर यूज इफिशियंसी इफ ग्रेन यील्ड ऑफ अ क्रॉप इज 6 टन पर हेक्टेयर एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग द क्रॉप इज 2000 mm। मतलब किसी फसल का अनाज उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर है और फसल उत्पादन के लिए जलमांग जो है ये कितनी है, 2000 mm अगर है तो आपको बताना है जल उपयोग कुशलता बताना है या वाटर रिक्वायरमेंट आप जो है यहाँ बता सकते हैं। मतलब सॉरी, यहाँ हमारे को बताना है वाटर यूज इफिशियंसी। अब अगर हम लोग देखें तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, टोटल ग्रेन प्रोडक्शन, और ये आएगा किसमें, तो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन आएगा केजी पर हेक्टेयर अपॉन हम लोग बोल सकते हैं यहां पर रेन, ये किस में आएगी, तो ये एमएम में आएगी, एमएम पर हेक्टेयर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या, इरिगेशन, ये भी हम लोग देखेंगे एमएम पर हेक्टेयर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या है, टोटल ग्रेन प्रोडक्शन केजी पर हेक्टेयर में चाहिए तो 6 टन है। अगर हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी में चेंज करेंगे तो हमारे को 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6000। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 6000 अपॉन एमएम में हमारे को दिया है यहाँ पर इरिगेशन या वाटर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आ गया 2000। डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, 2000 से इसको कट किया, ये आ गया 3। आंसर हमारा हो जाएगा 3 kg पर हेक्टेयर एमएम, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये फार्मूला अगर आपने यूज कर लिया तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। हाउ मच सिंगल सुपर फॉस्फेट इज नीडेड टू सप्लाई 80 kg P2O5 टू 1 हेक्टेयर एरिया। मतलब हमारे को 80 किलोग्राम यहाँ पर देना है क्या, फास्फोरस या P2O5, तो इसके लिए एसएसपी कितना लगेगा। तो इसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो एसएसपी होता है, एसएसपी में आप लोग देखेंगे कि 16% P2O5 है, 16% P2O5 इसके अंदर है। तो फिर क्या होगा भाई, हम इस तरह से देख सकते हैं कि 16% या 16 kg P2O5 अगर हमारे को देना है तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड है, 100 kg हमारे को लगेगा एसएसपी। तो 1 kg जो है, 1 kg P2O5 अगर देना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/16, और हमको कितना देना है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 80 kg P2O5 अगर देना है तो 1 kg का हमने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 100/16 × 80। बस इसको सॉल्व करना है हमारे को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 16 से 80 को कट किया 5 टाइम, 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 500 kg, 500 kg। तो 500 kg हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर सी, 500 kg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी हमने देखा सॉइल फर्टिलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अरेंज द सॉइल्स ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचरल क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्ले परसेंटेज। क्ले परसेंटेज के हिसाब से हमारे को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा क्ले है उसको सबसे पहले, जिसमें सबसे कम है उसको सबसे नीचे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर सॉइल है वो है सैंडी क्ले। सैंडी क्ले जो है ये सबसे पहले हमारे पास आती है। इसके अंदर हम लोग अगर क्ले का परसेंटेज देखें तो ये होता है 40 to 50%। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट सॉइल है वो क्या है, क्ले। तो क्ले के अंदर आप देखेंगे 40 to 100% क्ले सॉइल में क्ले होता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो सैंडी लोम है, इसमें होता है 0 to 20%। फिर आया सैंडी क्ले लोम, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना होता है भाई, तो इसमें 20 to 40% होता है। और फिर हम लोग बात कर रहे हैं सैंड, इसमें आप देखोगे कि 10% से स्टार्ट होता है, या ऐसा बोलें कि 0 to 10% के आसपास इसके अंदर जो है क्या होता है, सैंड होता है। 0 भी हो सकता है, या ऐसा बोल सकते हैं 0 to 10%। अब इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा किस में है, तो ये क्ले के अंदर होता है, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड पे कौन आ रहा है, तो सैंडी सॉइल जो है ये सेकंड पे आ गया। बी और बी के बाद आएगा ए, तो बी और बी के बाद ए, 2 जगह दिया हुआ है। चलो फिर देखते हैं आगे, फिर क्या आएगा, तो डी आ जाएगा, यहाँ थर्ड पे आएगा डी। तो बी ए डी, आप देखो बी ए डी कहाँ पर दिया हुआ है, तो बी ए डी यहाँ पर आपको दिख रहा है बी ए डी। यहाँ पर बी के ए के बाद सी आ गया, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ये सी और ई। तो हम लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये सी जो है ये 4th पे आ जाएगा और ई जो है ये 5th पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है ये है, रिमूवल ऑफ वीड्स थ्रू हैंड पुलिंग होइंग मूविंग इज कंसिडर्ड। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, पुलिंग करना, गुड़ाई करना, कर्तन, ये सब करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इस मेथड को कौन सी मेथड बोलते हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे फिजिकल मेथड। इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल मेथड। क्योंकि कल्चरल में क्या होता है, कल्चरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो कल्चरल मेथड में हम लोग यहाँ पर प्योर सीड जो है उसकी सोइंग करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो क्रॉप रोटेशन आ जाएगा। क्रॉप रोटेशन के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा भाई डीप प्लॉइंग जो है। ये सारी जो होती हैं चीज़ें, इसको हम लोग किस में रखते हैं, कल्चरल में। केमिकल मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हर्बिसाइड्स जो हैं, हर्बिसाइड्स की हेल्प से, वीडिसाइड की हेल्प से हम लोग वीड कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिकल में क्या आएगा, तो बायोलॉजिकल में हम बायो एजेंट या जो नेचुरल एनिमीज होती है उनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फिजिकल और मैकेनिकल मेथड हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास आया, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना वेयर ऑन प्लांट एक्सर्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन नाइबरिंग प्लांट्स थ्रू प्रोडक्शन एंड रिलीज टू टॉक्सिक केमिकल्स। उस परिघटना का क्या नाम है जिसमें एक पौधा आसपास के पौधों पर विषाक्त जो रसायन है उनका उत्पादन मोचन करके प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है, हानिकारक। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको बोला जाएगा एलिलोपैथी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिलोपैथी। सिम्बायोसिस तो आप जानते ही हैं, सिम्बायोसिस हमने पढ़ा था क्या होता है, तो हमने देखा था जैसे कि राइजोबियम है, ये क्रॉप जो है उसकी रूट्स के साथ रहता है, सिम्बायोसिस फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पैरासिटिज्म, परजीविता हम जानते ही हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बहुत सारे फंगस जो होते हैं डिजीज के लिए प्लांट पर पैरासाइट होते हैं। म्यूटलिज्म क्या होता है, तो ये सिम्बायोसिस जो है ये भी एक तरह से इसी तरह की चीज़ होती है। इसमें हम लोग देखते हैं
कि दो अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। एक दूसरे को दोनों लाभ पहुंचाते, इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के हमारे को आंसर देना है। तो हम जरा पैसेज को देखते हैं कि ये आप जानते हो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ पेड्स आर ऑफ अबाउट सेम साइज प्रोवाइडिंग अ शेप ऑफ ब्लॉक हैविंग फ्लैट आर राउंडेड फेसेस। फ्लैट भी होते हैं, राउंड फेस में भी होते हैं। दीज पेड्स आर, हम लोग बात कर रहे हैं फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एंगुलर ब्लॉक and sub-angular blocky. In the former, faces are flat and edge and corners are sharp, while in the latter, face and edges are mainly rounded. The block structure is usually found in B horizon and promotes good drainage, aeration and root penetration. पेट के तीनों आयाम लगभग समान आकार के हैं जो चपटे या गोल आधार वाले ब्लॉक का आकार प्रदान करते हैं। पेड़ को आगे कोणीय ब्लॉकी, उपकोणीय ब्लॉकी में विभाजित किया गया है। पहले फलक चपटे तथा किनारे और कोने नुकीले होते हैं, जबकि दूसरे में फलक किनारे मुख्य रूप से गोल होते हैं। ब्लॉकी संरचना अधिकतर बीज संस्तर में पाई जाती है और अच्छी जल निकास बातन और जड़ पेट को बढ़ावा देती है। एक हमने देखा ये ब्लॉकी के बारे में दिया है। अब हम प्रिज्मेटिक को समझते हैं। द पेड्स आर elongated more in vertical than in horizontal direction, give a column like shape. Vertical cleavage planes are predominant. When the tops of pads are relatively angular and flat, it is called prismatic, and when rounded it is called columnar. मतलब प्लेन होंगे तो आप फ्लैट होंगे तो प्रिज्मेटिक बोलेंगे, राउंडेड होंगे तो कॉलमनर बोलेंगे। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कॉमनली ऑकर्स इन सब सरफेस होरिजोन्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। पेड़ क्षैतिज दिशा की तुलना में ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिक लंबे होते हैं, जिससे उन्हें स्तंभ का आकार मिलता है। ऊर्ध्वाधर दरार वाले सतह प्रमुख है। जब पेट के शीर्ष अपेक्षाकृत कोनी और सपाट होते हैं तो यह प्रिज्मीय कहलाता है, और जब गोल होते हैं तो स्तंभाकार कहलाता है। प्रिज्मीय संरचना प्रायः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के उप सतह संस्तर में पाई जाती है। ये प्रिज्मेटिक के बारे में हमसे बोला है। फिर हम लोग आते हैं प्लेटी की तरफ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ लॉन्गर देन वर्टिकल एक्सिस रिजल्टिंग इन अ प्लेट लाइक अपीयरेंस। हॉरिजॉन्टल क्लेवेज प्लेन्स आर प्रीडोमिनेंट। व्हेन पेड्स आर थिक they are called platy, and when thin are called laminar. Platy structure is often inherited from parent material and may also be formed due to compaction of clay soils by heavy machineries. क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा लंबा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्लेट जैसा दिखता है। क्षैतिज दरार वाले संस्तर प्रमुख होते हैं। जब पेड़ मोटे होते हैं तो उन्हें प्लेटी कहते हैं, जब पतले होते हैं तो उसे लेमिनार कहा जाता है। प्लेटी संरचना मूल सामग्री विरासत में मिलती है और भारी मशीनरीज द्वारा चिकनी मिट्टी के संघनन में भी बन सकती है। लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल की, गोलाकार स्ट्रक्चर की लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है पेड्स आर रफली स्पाइरिकल आर ग्रेनुलर एंड सब डिवाइडेड इंटू ग्रेनुलर एंड क्रम्ब। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज लेस पोरस देन द क्रम्ब ड्यू टू low organic matter content. Spherical structure is formed by biotic activities in surface horizon and promotes infiltration, percolation, aeration and root penetration in soil. पेड़ मोटे तौर पर गोलाकार या दानेदार होते हैं तथा दानेदार और क्रम्ब में उपविभाजित होते हैं। दानेदार संरचना क्रम्ब के मुकाबले कम झरझरी होती है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होता है। गोलाकार संरचना का निर्माण सतही संस्तर में जैविक गतिविधियों के कारण होता है और यह छानना, अंतःस्त्रवण, वातन और जड़ पेट को बढ़ावा देती है। तो ये हमने 4 तरह की जो संरचनाएं हैं उनके बारे में बात की। अब हम लोग जरा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। When the पेड्स आर elongated more in vertical than in horizontal direction and tops of पेड्स आर rounded, the structure is called। जब पेड़ क्षैतिज दिशा की तुलना में ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिक लंबे होते हैं, क्षैतिज की बजाय ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिक लंबे होते हैं। इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, क्षैतिज की बजाय ऊर्ध्वाधर दिशा में ये
अधिक लंबे होते हैं, इनकी बात चल रही है। और शीर्ष जो है ये गोलाकार होते हैं, इनके शीर्ष ऐसे गोलाकार जब होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस संरचना को अभी हमने पढ़ा था, इसको बोला जाता है कॉलमनर। इसको क्या बोलेंगे, कॉलमनर। ये अब प्रिज्मीय भी इसी तरह की होती है, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है, राउंड नहीं होता है, टॉप कैसा होता है, फ्लैट, तो इसको बोला जाएगा प्रिज्मी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हेन ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ पेट्स आर ऑफ अबाउट द सेम साइज एंड फेसेस एंड एजेस आर मेनली राउंडेड द सॉइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जब पेट तीनों आयाम लगभग समान आकार के होते हैं, अब तीनों समान आकार के हो रहे हैं, मतलब यहां पर बात किसकी चल रही है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर की बात चल रही है। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हमने ब्लॉकी कहा, बट इसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखोगे कि इसके जो फेसेस होते हैं ये कैसे आपको दिख रहे हैं, एज और फेसेस कैसे दिख रहे हैं, राउंडेड। राउंडेड अगर है तो इसको बोला जाएगा सब एंगुलर, राउंडेड अगर है तो इसको सब एंगुलर कहा जाता है। इस तरह से फेस जो है इसके आप देखेंगे थोड़े से राउंडेड होते हैं। अगर ये शार्प होता, इस तरह से फेसेस शार्प होते तो इसको बोला जाता है एंगुलर ब्लॉक, इसलिए आंसर आएगा सब एंगुलर ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हेन द पेट्स आर लॉन्गर इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस देन इन वर्टिकल एक्सिस द सॉइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। हम यहां पर बोल रहे हैं कि पेट जो है क्षैतिज अक्ष में ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा लंबे होते हैं, मतलब इस तरह से पेट्स जो हैं ये जमे होते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। आंसर आएगा प्लेटी सी। हाँ, अगर आप देख रहे हो कि वर्टिकल ज्यादा होते तो क्या होता, प्रिज्मी होता। फिर हमने कहा कि भाई ऑल 3 डायमेंशन जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बराबर होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्लॉक बोलते हैं। और ग्रेनुलर तो आप जानते हैं बिल्कुल अलग तरह का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज रफली स्पेरिकल एंड इज फॉर्म बाय बायोटिक एक्टिविटीज इन सरफेस होरिजोन एंड प्रमोट्स एरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। आप देखेंगे कि संरचना मोटे तौर पर गोलाकार है और जैविक गतिविधियों के कारण बनती है और वातन और घुसपैठ को बढ़ावा देती है। आप जानते हैं इसको हम बोलेंगे क्रम्ब और क्रम्बी स्ट्रक्चर। क्रम्ब या इसे दानेदार भी कहा जाता है, दानेदार या हम लोग इसे बोलेंगे गोलाकार, दानेदार या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गोलाकार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज जनरली फाउंड इन बी होराइजन, प्रमोट्स एरेशन, गुड ड्रेनेज एंड पेनिट्रेशन। तो ये अभी हमने जब हम लोग पैसेज को पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ब्लॉकी स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि वी होराइजन में मिलता है। तो ये हमने यहाँ पर ये जो पेपर था हमारा ओनली एग्रीकल्चर का था, इसमें एग्रोनॉमी रिलेटेड मैंने आपके सामने पोर्शन रखा। बाकी के जो पोर्शन है हॉर्टिकल्चर का पोर्शन आपके सामने लेकर आएंगे भूपेंद्र यादव सर, और अगला जो पेपर है उसका जो भी सॉल्यूशन है एग्रोनॉमी का वो मैं लेकर आपके सामने अपने अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आपको सर ने जानकारी दी होगी शुरुआत में जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि आज हम 26 मार्च 2023 को जो आपका पेपर कंडक्ट किया गया था NTA के द्वारा, उसी सीरीज में सर ने आपको क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन कराए और अब मैं आपको यहाँ से आगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन कराऊंगा। देन उसके बाद हम देख पाएंगे कि आपको एनिमल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा जो चल रहा है ये सिलसिला चलता रहेगा, तो जुड़े रहें और लाभ लें और अपनी तैयारी को और आगे मजबूती प्रदान करें। तो आइए बिना विलंब के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे बेटा, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैच द कॉलम का है, जो मेटीरियोलॉजी मौसम विज्ञान से रिलेटेड हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक तरफ हमें लिस्ट फर्स्ट दी है, दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड, इसको मैच करना है। तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना है, यदि प्रकाश की तीव्रता को, तो किसका उपयोग होगा। विंड वेलोसिटी को हम किससे मेजर करेंगे, ह्यूमिडिटी आर्द्रता की बात करें, और टेम्परेचर। तो 4 हमें यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं वेदर के,
और उनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिए गए। तो जो सबसे आसान रहेगा आपके लिए, आप बहुत आसानी से जिसको मिला पाओगे, तो तापमान की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोमीटर हो जाएगा। देन हम आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु वेग, अगर विंड वेलोसिटी की बात करें दैट इज एनीमोमीटर। अब जो बचा है वो कौन सा होगा, लाइट, सन, तो सनशाइन रिकॉर्डर। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि हमने इसको मैच कर दिया है। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट का थर्ड आना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ पर है भाई, एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, चेक करें इसको आगे। ऐसा होता है कभी कभी कि एक मिल गया तो मत लगा देना भाई, पूरा जरूर चेक करना, क्योंकि यहाँ तो एक ही ने शायद मेरे हिसाब से आपका काम बना दिया। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करते हैं, तो ये जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। गलती अपने को करना नहीं है, ध्यान रहे। विंड वेलोसिटी की बात होगी दैट इज एनीमोमीटर, ये भी सही है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाइग्रोमीटर, जिसको आप साइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हो, ये भी सही है। और लास्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर तो थर्मामीटर। तो इट मीन्स इसका जो आप राइट आंसर देखेंगे 4 का बी हो गया है। क्लियर। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर भी टिक लगा दिया, आप इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने देखा एनीमोमीटर वेलोसिटी की बात कर रहा है। यदि वायु वेग के बाद में आपसे डायरेक्शन की बात करें तो वायु दिशा सूचक आपसे पूछ लिया जाए, तो वायु दिशा बताने वाला कौन सा इक्विपमेंट हो रहा है, तो दिशा सूचक की बात हो तो ध्यान रखना है वो इंस्ट्रूमेंट हो रहा है दैट इज विंड वेन। ठीक, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो मेट्रोलॉजी में यूज होते हैं और जिनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे विंड वेन हो गया, अभी हमने बात करी। पायरिलोमीटर है तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर कर रहा है। पायरिनोमीटर है सोलर रेडिएशन को टोटल इनकमिंग को मापने वाला पायरिनोमीटर। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मापने वाला पायरिलोमीटर। तो ऐसी सारी लिस्ट है, आप इनका ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज नॉट इंडिजीनियस टू इंडिया। अब इंडिजीनियस का क्या मतलब हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। इंडिजीनियस का मतलब है कि जो भारत का नहीं हो, ठीक है, जिसका देशज, कभी कभी यहाँ पर लिख दिया जाता है जैसे लिखा देशज या इंडिजीनियस। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो देशज या इंडिजीनियस इंडिकेट करता है ओरिजिन प्लेस को। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओरिजिन प्लेस। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़े क्योंकि एग्जाम में ये शब्द दिखता नहीं है, नॉट पूछा है ना। तो कौन सा इसमें इंडियन ओरिजिनेट का नहीं है, कौन सा फल भारत का देशज नहीं है, मतलब ऐसा फल जिसका ओरिजिन भारत से नहीं हुआ। तो मैंगो की हम बात करें तो इंडो बर्मा होता है, आप सभी को पता है इंडो बर्मा। ठीक है, तो इंडो बर्मा वाला तो ये तो हो ही गया बेटा। चलो बनाना की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया होता है। बनाना की यदि मैं बात करूं तो ये साउथ ईस्ट एशिया, चलो ये भी एशिया के कॉन्टिनेंट में आ रहा है। कटहल की बात करें तो ये तो स्पेशल इंडिया हो ही रहा है बेटा। कटहल की बात करें तो इंडिया हो रहा है। अब इसमें से हमें एलिमिनेट करना है कि भैया इंडो मतलब इंडिया, ये तो आ ही रहा है, इंडिया के अंदर ये भी आ गया। अब बचा गुआवा एंड बनाना। तो बनाना भी एशिया महाद्वीप में है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत हिस्सा इंडिया के अंदर आ ही रहा है। लेकिन गुआवा की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका है, ठीक है, उसमें भी पेरू है। तो इसका ओरिजिन क्या हो रहा है भाई, पेरू। और पेरू में भी अगर देखें हम थोड़ा विस्तृत तो ट्रॉपिकल अमेरिका। तो इसलिए अब यहां से हम देखेंगे कि जो गुआवा है इस लिस्ट से बाहर हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, अब यहां पर मैं फिर आपको एक बार विदित करवा दूं कि क्वेश्चन 4 के बाद सर 9 कैसे आ गया। तो जैसे आपकी जानकारी होगी, लेकिन जो साथी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 26/5/2023 को जो आपका CUT का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 9 नंबर पर ही था, इसलिए यहाँ पर 9 नंबर है। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज जो पेपर में नंबर था मिलेंगे और इसकी PDF भी डल जाएगी ताकि आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। अब इंडिया से कटहल हो गया, बेल, कागजी नींबू और फालसा, ये सब इंडिया ओरिजिनेटेड फल है। ठीक, तो आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पर आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रोइंग पोटैटो इन इंटर स्पेस ऑफ एप्पल ट्रीज इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भैया पहले कुछ वर्ष में जब आप न्यू ऑर्चर्ड लगा रहे हो तो उसमें
जो आपके पास स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन करने के उद्देश्य से आप कोई क्रॉप लगा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर एप्पल के ऑर्चर्ड में पोटैटो को ग्रो किया गया, तो किसका एग्जाम्पल है? फसल चक्रण, इट मीन्स क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र तो आप जानते हैं, फसलों को हेर फेर करके, अदल बदल करके बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र। और फसल चक्र के बारे में किसने बताया? तो नॉरफॉर्क साहब ने बताया, नॉरफॉर्क साहब ने बताया। मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें तो दो फसलों के बीजों को मिलाकर बोना वो मिश्रित फसल होता है, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए अगर हम देखें, मिश्रित सस्यन के लिए अगर हम देखें तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होगा भैया कि जब हम दो फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर बो दें, ठीक। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। अब यहां पर मिश्रित सस्यन के बारे में बताने वाले कौन हो रहे? तो दैट इज ला फ्लिट्ज। कौन हो रहे? ला फ्लिट्ज। मिश्रित सस्यन के सिद्धांत के बारे में बताने वाले कौन हो रहे? ला फ्लिट्ज। एकल सस्यन की बात करें तो एक वर्ष में केवल एक फसल को उगाना है। एक वर्ष में केवल हम देखेंगे, एक वर्ष में केवल एक फसल को उगाना है, तो उसको हम बोलते बेटा मोनोक्रॉपिंग। लेकिन एक फसल को बार बार एक ही वर्ष में उगा देना, इसको हम बोलते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जैसे आप देखोगे, यहां हमने राइस ले लिया, फिर यहां भी राइस, फिर यहां भी राइस, फिर यहां भी राइस, यहां भी राइस, तो एक साल में कई बार एक ही फसल को बार बार उगाना वो क्या कहलाएगा? मोनोकल्चर। लेकिन एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना क्या कहलाएगा? आपका मोनोक्रॉपिंग। अब बचा क्या भैया? आपका आंसर पहुंच गए अपन लोग। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? बी, अंतरा सस्यन। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, अंतरा सस्यन, इंटरक्रॉपिंग। डेफिनेट रो पैटर्न को फॉलो करके निश्चित कतारबद्ध पंक्तियों में उगाया जाता है। निश्चित कतारबद्ध ठीक है, निश्चित कतार बंद पंक्तियों में हमें उगाना बेटा। डेफिनेट रो सिस्टम को यहाँ पर फॉलो करना है। निश्चित कतारबद्ध पंक्तियों में दो फसलों को उगाया जाता है। अब यहाँ पर फसल तो है नहीं सर, तो यहाँ पर तो हमारे पास ऑर्चर्ड है किसका? एप्पल का। उसमें किसको ग्रो करेंगे? पोटैटो को। तो एप्पल तो अपनी रो में खड़ा रहेगा, उसके बीच में जो स्पेस मिल रहा है उसमें हमें एक निश्चित कतार में आलूओं को उगाना है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। और इस क्रॉप को बोलते हैं हम इंटर क्रॉप। तो यहाँ पोटैटो क्या है? इंटर क्रॉप है। पोटैटो हमारा यहाँ पर हो रहा है भैया इंटर क्रॉप, और इंटर क्रॉप को ग्रो करना क्या कहलाएगा? इंटर क्रॉपिंग। ठीक, क्यों लगा रहे इंटर क्रॉप? क्योंकि हम शुरुआत में एप्पल लगाएंगे तो प्रोडक्शन तो चालू हो नहीं जाएगा, कुछ समय के लिए हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। तो उस इंतजार में किसान को कुछ अतिरिक्त आय मिलने लगे, शुरुआती वर्ष में उसके पास आय का साधन नहीं होगा, तो उस उद्देश्य से हम खाली पड़ी हुई भूमि का उपयोग करने के लिए एक कम अवधि वाली फसल लगा देंगे, जिससे हमें शुरुआती वर्ष में आय भी मिलेगी, और जब मेन ऑर्चर्ड प्रोडक्शन देगा तो हम इंटरक्रॉप लेना बंद कर सकते हैं। ऐसा फिलर प्लांट में भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंटरक्रॉपिंग में लंबे समय तक हम ले सकते हैं, लेकिन फिलर प्लांट तो शुरुआत के कुछ वर्ष तक ही लेते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया भैया बी, आपका इंटरक्रॉपिंग। एक्सेप्ट ऑफ रेस्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी जेम्स, व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ फ्रूट पल्प इन ए जेम? रसभरी और स्ट्रॉबेरी के जेम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जेम को बनाने के लिए फलों के गुदे की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो पेपर हम देख रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन फिर आया था, यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया, तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना है। जेम बनाने के लिए हमारे पास जो पल्प होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया? पल्प और शुगर। ये किस रेशियो में होना चाहिए? तो 1:1 रेशियो में होना चाहिए। इट मीन्स 45% हमारे पास क्या होगा? पल्प होगा, और इतना ही क्या होगा? हमारे पास शुगर होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जेम बनाने के लिए पल्प और शुगर का रेशियो क्या होना चाहिए? तो 1:1 होना चाहिए। बात आपको ध्यान रखना है। तो रसबेरी और स्ट्रॉबेरी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी फल से अगर हम जेम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कितना परसेंट वेट के आधार पर पल्प होना चाहिए? तो दैट इज सी 45%। और जेम बनाने के लिए अगर हम देखें तो बेस्ट फ्रूट कौन सा हो रहा है भाई? तो जेम बनाने के लिए बेस्ट फ्रूट हो रहा है एप्पल, ठीक है। जेम बनाने के लिए हमारे पास बेस्ट फ्रूट पूछा जाए तो एप्पल।
गुआवा जेली के लिए बेस्ट होता है, ये आपके दिमाग में बात क्लियर होना चाहिए। जेली बनाने के लिए गुआवा बेस्ट होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, जैम बनाने के लिए कतई आवश्यक नहीं है कि उसमें पेक्टिन और एसिड हो, लेकिन जेली बनाने के लिए मस्ट नेसेसरी होता है कि उसमें पेक्टिन और एसिड हो। नहीं तो आपकी जेली के अंदर जो जमने का गुण है, उसके अंदर जो शेप की क्वालिटी वो अच्छे से नहीं आएगी। तो जेली के अंदर जो जमने का गुण है, क्वालिटी है, वो पेक्टिन और एसिड के रेशियो के कारण ही आती है। तो जैम बनाने के लिए पेक्टिन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जेली बनाने के लिए पेक्टिन बहुत ही जरूरी है। जैम की बात निकली है तो जैम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, टीएसएस टोटल सॉल्युबल सॉलिड। तो जैम का टीएसएस होता है 68% और इस टीएसएस को मेजर किया जाता है आपके रिफ्रैक्टोमीटर से। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ एन इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स इज क्रॉस्ड विथ डबल रेसेसिव विच फिनोटाइपिक रेशियो वुड बी एक्सेप्टेड। तो यहां पर भाई द्विसंकरण लेना है और दोनों लक्षण विषम युग्मजीय जीव के हैं और क्रॉस उसका द्वि अप्रभावी जीव से कराया जाए तो हमें कौन सा प्रारूपी लक्षण मिलेगा और उसका क्या रेशियो होगा। तो बच्चे यहां ध्यान देना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ के ये मत लगा देना क्योंकि डाइहाइब्रिड का यही क्रॉस है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात आपको बोली गई है कि ये जो प्रश्न है टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है, ठीक। और टेस्ट क्रॉस आप सभी भली भांति जानते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में जब हम मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो इसका जो रेशियो आता है 1:1 आता है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में उसने बात करी है डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो जब इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो एक और भारी रेशियो आ जाएगा, 50-50% का जो रेशियो था 25-25 में बढ़ गया। तो अब इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी होने वाला है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये गलत हो जाता है, ध्यान रहे। चलिए अगली जोड़ी है रेडिश, पोटैटो, ऑनियन, कॉलीफ्लावर। तो अपने पास मूली आ गई, आलू, प्याज, फूल गोभी आ गया है और हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा पार्ट उनका यूज होता है या प्रोपागेशन की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। तो ऑनियन के लिए आप देखेंगे ट्यूबर हो जाएगा, बिल्कुल कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। रेडिश के लिए आप देखोगे तो रूट हो जाएगा। कॉलीफ्लावर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑनियन के लिए देखेंगे तो ऑनियन के लिए वैसे हम देखें तो बल्ब हो जाएगा, कॉलीफ्लावर के लिए स्टेम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलीफ्लावर के लिए वैसे तो एडिबल पार्ट की बात करें तो हम कर्ड होता है, कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग तो कर्ड होता है। अब स्टेम क्यों है? क्योंकि भैया आपको यहाँ ध्यान देना है, मोस्ट ऑफ द कोल क्रॉप्स जितनी भी है सबका ओरिजिन किससे हुआ है? तो हम जानते हैं वाइल्ड कैबेज से हुआ है। वाइल्ड कैबेज मतलब जंगली पत्ता गोभी, ठीक है। किससे हुआ? वाइल्ड कैबेज से हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं जंगली पत्ता गोभी। अब वाइल्ड कैबेज से सबकी उत्पत्ति हुई है तो सबका प्रोजिनेटर या सबका एंसेस्टर कौन है? वाइल्ड कैबेज, ब्रेसिका, ओलेरेसिया स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। तो वो क्या है? ये है आपका मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। ये क्या है भैया? आपका तना है, इसी तने से निकलकर सभी की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोल क्रॉप्स स्टेम में चला जाएगा, ठीक। वैसे कॉलीफ्लावर का जो मेन एडिबल पार्ट होता है वो कर्ड होता है। तो इस हिसाब से हमें मिलान करना है भाई। मूली का सेकंड, ए का सेकंड देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बहुत अच्छी बात है, दो में मैच करना है। पोटैटो की बात करें तो ट्यूबर बी का 1 यहाँ भी है, बी का 1 यहाँ भी है। चलिए आगे मिलाएंगे। अनियन की बात करें तो हम सभी जानते हैं सल्ककंद होता है, बल्ब होता है, तो सी का 4 जहां होगा वही राइट आंसर होगा। इट मीन्स इसका राइट आंसर हो गया आपका सी, ठीक। अब कॉलीफ्लावर के लिए स्टेम लिखा गया, क्यों? क्योंकि वाइल्ड कैबेज से सबकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे विच कंट्रीज लीड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो वर्ल्ड में अगर हम देखें भाई कौन सबसे ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें फ्रूट एंड वेजिटेबल में, फल एवं सब्जियों में कौन सा कंट्री लीड कर रहा है? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो लीड कर रहा है दैट इज चाइना। चाइना की रैंक फर्स्ट है और सेकंड पर अगर हम देखेंगे दैट इज इंडिया। तो इंडिया की रैंक यहां पर आ रही है सेकंड, ठीक। और आपसे पूछ लिया जाए नाउ डेज आ गया, अभी हम देखें लेटेस्ट जो 21-22 का जो डेटा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में जो फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हो रहा है
और वेजिटेबल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आंध्र प्रदेश फ्रूट में लीड कर रहा है और यूपी वेजिटेबल में लीड कर रहा है। पहले ये महाराष्ट्र था फ्रूट में और वेजिटेबल में वेस्ट बंगाल था, लेकिन ये दोनों भी चेंज हो गए, तो ये बात भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडिया अगर हम देखें अप्रोक्स 10 से 12% वर्ल्ड का फ्रूट प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है, और इसी के साथ हमारी रैंक सेकंड है, जबकि चाइना 40% के अराउंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोतापरी इज ए वेराइटी ऑफ। तोतापरी किसकी किस्म है? तो ये तो सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि तोतापरी की यदि बात की जाए तो भैया ये किसकी वेराइटी है। बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इज ए वेराइटी ऑफ मैंगो। ठीक है, अब तोतापरी जो आम की वेराइटी हो रही है, इसकी क्या खासियत है इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये तोतापरी जो किस्म हो रही है, इसको भैया अगर हम देखें तो ये प्रोसेसिंग के काम में आती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो रहा है, संसाधन के लिए इस किस्म का अच्छा उपयोग होता है। संसाधन प्रोसेसिंग के लिए, जैसे अचार वगैरह बनाना है उसके लिए काफी इसका डिमांड होता है तोतापरी का। ठीक है, पपाया की भी कुछ बात आई है, बनाना की बात आई है, तो बनाना में ग्रैंड 9 काफी फेमस है, जो टिश्यू कल्चर से काफी डिमांड है इसकी। मैंगो की तो बात हो ही गई, तोतापरी किसकी वैरायटी हो रही है, दैट इज मैंगो। पपाया की एक और इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं यहाँ पर, जैसे 2 वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है पपाया में, एक तो पूसा नन्ना है, सनराइज सोलो है, कुर्ग हनी ड्यू है। ठीक, ये कुछ फेमस वैरायटी है, पूसा मेजेस्टी है, को 5 है। ठीक है, तो को 5 की क्या विशेषता है, ये हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी है। इससे सर्वाधिक मात्रा में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इससे सर्वाधिक मात्रा में पपेन उत्पादन होता है, हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी है, ध्यान रहे। कितना पपेन निकल जा रहा है इससे, तो इससे भैया 1500 से 1600 केजी पर हेक्टेयर आपको पपेन देखने को मिलेगा। पूसा नन्ना की क्या खासियत है, ये 1.25 x 1.25 मीटर पर लगा सकते हैं, इसकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, लगभग 1 मीटर की हाइट में होती है, और ये गृह वाटिका किचन गार्डन में लगाने के लिए उपयुक्त है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर मैच द कॉलम है, हॉर्टिकल्चर मैच द कॉलम के क्वेश्चन काफी आते हैं और आप इसको आसानी से बना सकते हो। चलिए, ग्लेडियोलस का प्रोपागेशन कॉर्म से हो रहा है। रोज की बात करें दैट इज टी बडिंग, सील्ड बडिंग, आई बडिंग भी जिसको हम बोल देते हैं, एंड मैरीगोल्ड सीड से होता है, कटिंग से भी हो सकता है कुछ कंडीशन में, और गुलदाउदी जो है शक्कर से हो रहा है, जबकि एनुअल क्राइजेंथेमम में सीड से होता है। तो हमें देखना भाई ए का सेकंड देखना है, ए का सेकंड 2 जगह, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलिए, रोज की बात करें टी बडिंग, बी का थर्ड होना चाहिए, बी का थर्ड यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। आगे मैच करते हैं, मैरीगोल्ड सीड हो गया एंड क्राइजेंथेमम गुलदाउदी दैट इज शकर्स। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। चलिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अफ्रीकन एंड फ्रेंच वेराइटीज। तो ये जो अफ्रीकन शब्द है और फ्रेंच शब्द है किससे जुड़ा हुआ, मैरीगोल्ड, ग्लेडियोलस, क्राइजेंथेमम, रोज। ठीक है, तो आपसे यहां पर पूछा गया है कि कौन सा भैया आपका अफ्रीकन और फ्रेंच शब्द जुड़ा है। तो ध्यान देना, जो अफ्रीकन गेंदा होता है इसका वानस्पतिक नाम है टेजिटस इरेक्टा, और जो फ्रेंच गेंदा होता है आपका, फ्रेंच मैरीगोल्ड जो होता है आपका, वो हो रहा भैया टेजिटस पेट्यूला, टेजिटस पेट्यूला। ठीक है, तो अपने पास टेजिटस इरेक्टा, टेजिटस पेट्यूला, तो अफ्रीकन और फ्रेंच क्या है, तो ये गेंदा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया। ठीक है, क्राइजेंथेमम गुलदाउदी की यदि हम बात करें तो इसको क्वीन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, याद रखना, क्वीन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहा जाता है, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान है, ध्यान रहे, इट इज ए नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। ये जापान का राष्ट्रीय पुष्प हो रहा है,
ठीक है, क्वीन ऑफ ईस्ट हो रहा है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट हो रहा है। बात यदि गुलाब की करें तो पूरी दुनिया जग जाहिर है, किंग एज वेल एज क्वीन, राजा और रानी दोनों की कहानी ये बताता है, किंग एज वेल क्वीन। ठीक है, किंग एज वेल क्वीन, ये राजा और रानी दोनों की कहानी बता रहा है। ठीक है, ग्लेडियोलस को स्वार्ड लिली कहा जाता है, ग्लेडियोलस को स्वार्ड लिली के नाम से जाना जा रहा है। ठीक, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बता दी। और जो नॉर्थ अमेरिकन काउंसिल है ग्लेडियोलस की, उसने ग्लेडियोलस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ये भी अच्छा फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां पर भैया आज हमने बात करी 26/5/2023 का सीयूईटी का पेपर। अगली कड़ी में आपको एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले पेपर में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम देख रहे हैं 2023 के जो CUET के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं 26 मई का पेपर है एग्रीकल्चर का, और उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काउ एंड बफेलोज कम इनटू हीट आफ्टर ए पीरियड ऑफ डैश 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 डैश, गाय और भैंस डैश 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 दिनों के बाद गर्मी में आती। ठीक, तो गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, सुअर, इन सभी की अगर बात करें तो इनका हीट साइकिल होता है 19 to 21 डेज का, 19 to 21 डेज, या और अगर देखें तो 21 डेज। ठीक, बाकी शिप में देखें तो शिप के अंदर 16.5 डेज का होता है। ठीक है, तो उसने पूछा है गाय भैंस, और उस कंडीशन में आंसर आएगा 19 to 21। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम ए बुल द आर्टिफिशियल वेजाइना शुड बी हेल्ड एट डैश 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 एंगल टू द ग्राउंड, सांड से वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि को पृष्ठ से डैश 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 कोण पर रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 45। ठीक, मान लो ये है बुल, ठीक, और ये है आर्टिफिशियल वेजाइना। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि ग्राउंड से एंगल कितना रखना है, तो ये ग्राउंड, अब इससे अगर आप एंगल देखेंगे तो इससे जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा 45 का। ठीक है, ये एनिमल बॉडी, ये ग्राउंड, और ये आर्टिफिशियल वेजाइना। अब आप देखो ये एंगल कितना, 45। ठीक, और अगर वो पूछ ले बॉडी से भी, या बॉडी से पूछ ले तो भी एंगल 45 ही आएगा, क्योंकि ये 45 है तो ये एंगल भी 45 आएगा। तो चाहे ग्राउंड से पूछे चाहे बॉडी से, दोनों ही कंडीशन में 45। उसने अभी जो पूछा है वो ग्राउंड से पूछा है, आंसर 45। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसीज में अगर देखें तो हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल डिसीज है, ब्लैक क्वार्टर भी बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, मेस्टाइटिस भी बैक्टीरियल डिसीज है। अब बची रिंडर पेस्ट, और रिंडर पेस्ट अगर देखें तो ये वायरल डिसीज है जिसका वायरस है पैरामिक्सो और निकोली वायरस। ठीक, तो ये वायरल डिसीज है, उसने पूछा नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, आंसर आ जाएगा रिंडर पेस्ट। ये पशु महामारी हिंदी में, और अगर इसको बोलें तो एनिमल प्लेग भी बोला जाता है, एनिमल प्लेग। नेक्स्ट है, डीप लिटर एंड केज सिस्टम्स ऑफ पोल्ट्री कैन बी कैटेगराइज्ड एज डैश 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 सिस्टम। कुक्कुट पालन में गहरा कचरा और पिंजरा प्रणाली को डैश 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 प्रणाली में संवर्गित किया जा सकता है। ठीक है, ये डीप लिटर और केज, ये दोनों के दोनों अगर देखें तो ये आते हैं गहन में, या जिसको और बोले तो सघन, इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंसिव। ठीक, तो ये दोनों के दोनों इस इंटेंसिव सिस्टम के पार्ट है। पोल्ट्री में अगर देखें तो इसके अलग अलग सिस्टम चलते हैं, एक होता है फ्री रेंज, एक होता है फोल्डिंग यूनिट, एक होता है सेमी इंटेंसिव जो इसमें दे रखा है। ठीक है, और एक होता है इंटेंसिव। तो फ्री रेंज, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, और एक होता है फोल्डिंग यूनिट। ऐसे 4 सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें जो इंटेंसिव है इसके 2 पार्ट किए हैं, डीप लिटर और केज सिस्टम। केज का मतलब पिंजरा होता है, इसी को बैटरी भी बोलते हैं, बैटरी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
तो ये दोनों के दोनों इंटेंसिव के अंदर आएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमेन फ्रॉम सिंगल बुल कैन बी यूज्ड फॉर इंसेमिनेशन मोर देन डैश 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 काउ पर ईयर। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेम नहीं आया है, ऑप्शंस थोड़े अलग है। अब अगर आप देखोगे इससे पिछला वीडियो जो 30 मई का पेपर था उसका सॉल्यूशन हमने देखा है और उसमें यही क्वेश्चन पूछा है, बस ऑप्शंस चेंज हो गए। ठीक है, तो उसमें हमने देखा है कि एक सिंगल बुल से पर ईयर मैक्सिमम 18 to 20,000 काउ को प्रेग्नेंट किया जा सकता है, या न्यू बोले कि उनका वीर्य सेचन किया जा सकता है, ठीक, पर ईयर। क्लियर? तो यहां अगर आंसर देखें तो 10,000 आएगा नहीं, 20 सही है, 30 भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वो सारा हमने उसके अंदर देख लिया। तो एक बार आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फैट रिच मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, फैट रिच, अब फैट रिच में देखें तो जिसके अंदर फैट ज्यादा है, ठीक है, जो वसा से भरपूर है, और वसा से भरपूर में एक तो घी है, एक इसके अंदर मक्खन आता है और एक कुछ हद तक क्रीम आता है। ठीक, ये तीनों ऐसे हैं जो फैट रिच है, वसा से भरपूर है। ठीक, अब पनीर इन तीनों में नहीं है, आंसर नहीं आएगा। दही भी इन तीनों में नहीं है, आंसर नहीं आएगा। कुल्फी इन तीनों में नहीं है, आंसर नहीं आएगा। घी इसमें है, आंसर आएगा फैट 99.5% या 99 to 99.5%। ठीक, कुल्फी में फैट 10 to 11% ही होता है। ठीक है, दही में 5 to 8% ही फैट होता है, और पनीर में 25% के आसपास फैट होता है। तो ये तीनों फैट रिच नहीं है, घी ही अकेला फैट रिच मिल्क प्रोडक्ट है। फिर है व्हेन इज मेडिकल एग्जामिनेशन नीडेड, कब मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी, किसको, हीपर को। इफ हीपर इज नॉट शोइंग हिट सिम्टम्स फॉर ब्रीडिंग। ठीक, अब सबसे पहली चीज हीपर क्या चीज है, तो हीपर अगर देखें तो फीमेल है, सबसे पहली चीज फीमेल है। ठीक है, अब फीमेल कौन सी, तो जिसकी एज 1 ईयर हो गई है। ठीक है, जिसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया अपनी एज का, क्लियर, उसको बोलेंगे हीपर। और कब तक बोलेंगे, तो ये बोलेंगे हम फर्स्ट काविंग तक। जिस दिन फर्स्ट काविंग हुई उस दिन उसकी हिपरनेस खत्म। ठीक, तो अब वो बात कर रहा है हीपर की, और वो बोल रहा है कि अगर ये हिट में आने के सिम्टम्स दिखाई नहीं इसमें ना दे तो हमको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन कब, तो इसमें हीपर की अगर बात करें तो एक हमने एज बता दी उसकी, सेकंड देखें तो इसका बॉडी वेट अगर देखें तो ये होता है 250 to 280 kg। ठीक है, इसके आसपास इसका वेट है, और इसकी अगर प्यूबर्टी एज देखें, यौवन अवस्था, तो ये आती है 2 to 2.5 ईयर्स में। इस एज में ये प्यूबर हो जाती है। ठीक है, इसकी प्यूबर्टी एज आ जाती है। क्लियर, तो इतना वेट हो जाए और इतनी एज हो जाए, ठीक, और उसके बाद में भी हम थोड़े दिन और वेट कर सकते हैं कि शायद अब हिट में आएगी, लेकिन इसके बाद भी हिट में ना आए तो फिर इसको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो इनके जो ऑप्शंस है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हमारे इसके आसपास ही आ रहा है, पर हम देखते हैं कोई बेटर ऑप्शन हमको मिल जाए। आफ्टर 300 kg बॉडी वेट, ये भी इसके आसपास आ रहा है, लेकिन फिर भी और देखते हैं कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। आफ्टर 5 ईयर्स एज, ये आएगा नहीं, ये तो ज्यादा दूर हो गया। ठीक है, 8 to 2 एज, 2 साल पे, अभी इतनी जल्दी नहीं करना है, हमने बोला 2 से 2.5 साल की एज है। ठीक है, तो कम से कम यहां तक तो वेट करना ही है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा। हमने बोला इतना बॉडी वेट और इतनी एज। ठीक, जब इनको क्रॉस कर जाए और हिट में ना आए तब हमारे लिए चिंता की बात है। ठीक, तो यहां 3 साल के बाद और 300 kg वेट के बाद उसको किसको दिखाएंगे, हम डॉक्टर को दिखाएंगे या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे कि वो हिट में क्यों नहीं आई। तो सही आंसर है ए एंड बी। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड का एक और नाम है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है,
या जिसको और हम बोलें तो श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हम जानते हैं कि ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब IVRI की बात कर रहा है, ठीक है। और IVRI कहाँ है? तो ये है इज्जत नगर में। इज्जत नगर में कहाँ है? तो बरेली में है। बरेली में कहाँ है? तो जो बोले यूपी, जो बोले यूपी में है। यूपी में कहाँ? बरेली। बरेली में कहाँ है? इज्जत नगर, ठीक। यही देखें इज्जत नगर में, तो इज्जत नगर में CARIB है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जत नगर में ही है, ठीक। तो सही आंसर आ जाएगा इसका इज्जत नगर। और फिर है इस पेपर का एनिमल का लास्ट क्वेश्चन। द इंस्टीट्यूट इन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, द इंस्टीट्यूट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जर्म प्लाज्म, ठीक है, प्लांट जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्मा का मतलब है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो बोल रहा है कि इंडिया के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जेनेटिक मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, उसको कंजर्व करके रखता है, ठीक है। तो प्लांट के लिए अगर देखें तो वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, और ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। दो चीजें हैं, एक प्लांट है और एक एनिमल है, ठीक है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल का है करनाल में, हरियाणा, ठीक है, और उसको नाम दिया नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, शॉर्ट में बोले तो NBAGR, और ये है NBPGR। तो NBPGR न्यू दिल्ली में, NBAGR करनाल हरियाणा में, ठीक है। NBAGR में जो भी एनिमल्स है उन एनिमल्स ब्रीड को रजिस्टर्ड किया जाता है, उनके जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखा जाता है। और NBAGR में जो भी क्रॉप या दूसरी जो भी प्लांट है उनकी जो भी वेराइटीज है उन वेराइटीज को कंजर्व करके रखा जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट उसमें फिर जो भी नेक्स्ट पेपर है 2023 का, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। CUET का जो पेपर हुआ था 2023 में, उस पेपर के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आया था कि अमीबा बिलोंग्स टू द किंगडम, ये एग्रीकल्चर वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। हालांकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जिसको एग्रीकल्चर बायोलॉजी हम लोग कहते हैं। तो अमीबा जो होता है वो कौन से जगत में आता है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के जगत दिए गए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो वर्गीकरण हुआ है, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है, जिसमें से एक उन्होंने दिया है मोनेरा, एक उन्होंने दिया है प्रोटिस्टा, एक दिया है उन्होंने प्लांटी, एक दिया है उन्होंने एनिमेलिया, एक दिया है उन्होंने फंजाई। तो इस तरह से व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। अब यहां पर हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि जो अमीबा होता है वो कौन से जगत में आता है, कौन से किंगडम में आता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे जो जगत दिए गए ये अलग अलग, इनमें कौन कौन आता है। तो उससे हम लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि भैया अमीबा जो है वो कौन से जगत में आता है। अगर हम लोग बात करें कवक की, तो कवक जगत के अंदर जितने भी प्रकार की फंगस होती है, जितने भी प्रकार की फंगस होती है, वो सारी की सारी जो फंगस होती है वो आती है कवक जगत के अंदर। पादप जगत के अंदर कौन आता है? पादप जगत के अंदर आता है जितने भी पौधे होते हैं वो पौधे पादप जगत के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। या अमीबा जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जंतु जगत के अंदर कौन आते हैं? जंतु जगत के अंदर जितने भी जीव होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं वो, या फिर स्तनधारी जो प्राणी हैं, चाहे फिर वो मनुष्य ले लीजिए, चाहे वो पक्षी ले लीजिए, ये किसके अंदर आते हैं? ये जंतु जगत के अंदर आते हैं। अब प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अमीबा बिलोंग्स टू द किंगडम, अमीबा कौन से जगत से संबंधित है या फिर किस जगत में आता है। तो यहाँ पर
जो अमीबा है वो कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है भैया। कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है या शक्ति स्थल कहा जाता है? ये तो सबको पता होता है, ये सबको पता है कि भैया ऊर्जा घर किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है वैक्यूल। तो इनमें से किसे पावर हाउस कहा जाता है? तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे बोलते हैं ऊर्जा घर। क्या कहा जाता है भैया? ये ऊर्जा घर होता है, ये पावर हाउस होता है। कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा घर होता है। लवक जो होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। लयनकाय जिसको लाइसोसोम कहते हैं, आत्महत्या की थैली होती है, आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। सुसाइडल बैग के नाम से इसको जाना जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोलाइसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि खुद को ही खत्म ये करते रहते हैं, इसलिए इनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रसधानी या वैक्यूल, तो भैया पादप कोशिका का 90% जो भाग होता है वो वैक्यूल से भरा होता है, यानी कि वैक्यूल उसको फुलफिल करता है। यानी कि कौन करता है? रसधानी जो होती है वो क्लियर करती है। तो अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति स्थल है, तो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस कहलाता है कोशिका का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विच इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन बहुशर्करा नहीं है? सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड या बहुशर्करा क्या होती है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, ऐसी शर्करा जिसके अंदर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड एकल शर्करा होती है उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। अब पेक्टिन जो होता है इसके अंदर भी 10 से ज्यादा शर्करा पाई जाती है, लिग्निन के अंदर भी 10 से ज्यादा शर्करा पाई जाती है, हेमीसेल्यूलोज के अंदर भी 10 से ज्यादा शर्करा पाई जाती है। जबकि ग्लूकोज जो होता है ये एक मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है भैया? ये एक मोनोसैकेराइड होता है, ये एक मोनोसैकेराइड है। एक एकल शर्करा होती है जिसके अंदर एक ही शर्करा पाई जाती है। और कौन सी शर्करा होती है? हेक्सोज शुगर होती है ना, हेक्सोज शुगर पाई जाती है। हेक्सोज शर्करा होती है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। इसलिए जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया? C6H12O6। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज के नाम से भी जाना जाता है, डेक्स्ट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या नहीं है ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर विलियन का उदाहरण कौन है? सबसे पहले तो भैया बफर विलियन, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो भैया या तो एक वीक बेस होगा, ठीक है, एक दुर्बल क्षार होगा या एक दुर्बल अम्ल होगा, और जब उसी का एक कोई लवण होता है तो इसे हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर विलियन के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं पहले ऑप्शन की, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट, तो भैया ये जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 ये तो आपका क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, तो यहां पे इसका खेल खत्म हो जाता है। अब मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पूछा गया है और नाइट्रिक एसिड पूछा गया है, तो ये भी नहीं आएगा। अब मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपका वीक एसिड है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किसी प्रकार से कोई पेयरिंग में नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब एक और है, अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट,
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया मतलब एक या तो एक दुर्बल अम्ल होगा और उसका लवण होगा, या एक दुर्बल क्षार होगा और उसका लवण होगा। तो यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दिया गया है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही उदाहरण होगा आपका किसका, बफर सॉल्यूशन का या बफर विलयन का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि सी प्रकाश की गति है और विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्रमशः लैम्डा और न्यू है, तब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। देखिए हालांकि ये फिजिक्स का प्रश्न है, परंतु ये एग्रीकल्चर के अंदर दे दिया है। फिजिक्स का प्रश्न एग्रीकल्चर के अंदर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई मतलब नॉर्मल प्रश्न है, एक प्रकार से मान सकते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर में इसको फिजिक्स का ना बोले, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। और भैया आपको तो पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो ओवरऑल एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला प्रयोग होता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला प्रयोग होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला प्रयोग होता है आवृत्ति बराबर गति बटे में आ जाता है आपका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो आवृत्ति आपकी क्या हो जाती है, न्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, न्यू बराबर आपका हो जाएगा सी अपॉन लेमडा। न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, ये एक होता है फॉर्मूला इसका। अब यहां पर हम लोगों को न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा कहां दिया है, तो न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा नहीं दिया गया है, हमको दिया गया है लेमडा। तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कहां दिया गया है, ये दिया गया है डी डेली ऑप्शन में। तो लेमडा बराबर सी अपॉन क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य तौर वाला प्रश्न है, कोई बड़ी भारी बात इसके अंदर नहीं होती है। आगे देखते हैं, अगला है, a chromosome with the centromere situated close to its end forming one extremely short and one very long arm is called। सबसे पहला हम लोगों को दिया गया है टीलोसेंट्रिक। अगर मैं टीलोसेंट्रिक की बात करता हूं तो भैया टीलोसेंट्रिक इस प्रकार का होता है, अलग अलग कलर से मैं बना देता हूं। सेंट्रोमियर को मैं ब्लू से बना देता हूं, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, और इसको मैं ग्रीन से बना देता हूं। ये जो होता है ये आपका क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक हो गया। फिर अगला दिया है मेटासेंट्रिक, बी बॉम्बे सेंट्रिक दिया गया है। तो मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा पास में ले लेते हैं इसको, बी में मेटासेंट्रिक की बात कर लेते हैं। तो मेटासेंट्रिक के अंदर ये सेंट्रोमियर हो गया, और ये आपके क्या हो गए भैया, ये आपके गुणसूत्र हो गए, ये गुणसूत्र हो गए। ठीक है, फिर सी दिया आपको एक्रोसेंट्रिक। सी चेन्नई में क्या दिया है भैया, एक्रोसेंट्रिक दिया है। इसमें ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, ये एक भुजा हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्रोसेंट्रिक हो गया। और सब मेटासेंट्रिक डी डेली में दिया है, सब मेटासेंट्रिक ये हो गया सेंट्रोमियर, और ये आपकी एक भुजा हो गई, और ये हो गई दूसरी भुजा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर अगर हम ये अवस्थाएं देखें तो टीलोसेंट्रिक में गुणसूत्र हम लोगों को कैसा, किस शेप में दिखाई दे रहा है भैया, टीलोसेंट्रिक में हम लोगों को दिखाई दे रहा है आई शेप का। ये देखो आई शेप का दिखाई दे रहा है। मेटासेंट्रिक में कैसा दिखाई दे रहा भैया, वी शेप का दिखाई दे रहा है।
एक्रोसेंट्रिक में कैसा दिखाई दे रहा है, जे शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, जे बोल सकते हैं पर इसको, और सब मेटासेंट्रिक में एल शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एल शेप हो गया। अब इसने प्रश्न ये पूछा है कि एक गुणसूत्र जिसके सिरे के निकट स्थित सेंट्रोमियर से एक अत्यंत छोटी और एक बहुत लंबी भुजा बनती, मतलब एक छोटी भुजा बनेगी एक लंबी भुजा बनेगी, तो इनमें देखो आप एक छोटी और एक लंबी भुजा कहां बन रही है, तो भैया ये बन रही है आपकी एक्रोसेंट्रिक में। देखो यहां पे आप एक छोटी भुजा और एक बहुत लंबी भुजा बन रही है, तो कहां बन रही है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर बन रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक्रोसेंट्रिक आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है प्योर लाइन सिलेक्शन इज एन इफेक्टिव Pure line selection is an effective method of crop improvement in which of the following crops? Pure line selection का मतलब ही होता है कि भैया हमें सबसे अच्छे का सिलेक्शन करना है, और सबसे अच्छे का सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है, स्वपरागित जो फसलें होती है, इन्हीं के विकास के लिए हम लोग प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्योर लाइन यानी कि शुद्ध वंशक्रम का प्रयोग सिर्फ किसके लिए करेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए करेंगे, न तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए करेंगे, न क्रॉस पॉलिनेशन के लिए करेंगे। सिर्फ किसके लिए किया जाता है, स्वपरागित फसलों के लिए किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए किया जाता है। याद रखने वाली बात है, प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज हम लोग काई के लिए करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब दिया गया है आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हम लोगों को क्या करना भैया, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक। सबसे पहले तो हम लोग पेरा को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। सीयूटी के एग्जाम के अंदर पैसेज आपको देखने को मिलेगा, पैसेज आएगा, उसी पैसेज में से प्रश्न पूछे जाते हैं। पैसेज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। इन आरएनए की बात कर रहा है, याद रखिएगा। Every nucleotide residue has an additional OH groups present at second position in the ribose. राइबोज शुगर का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। राइबोज शुगर होती है आरएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए के अंदर, ठीक है। तो ये जो राइबोज शुगर होती है, इसका जो सेकेंड वाली जो पोजीशन होती है, कार्बन की पोजीशन होती है, उस पर क्या जुड़ा होता है, एक एडिशनल OH ग्रुप जुड़ा होता है। Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine. RNA में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पर, ठीक है। अब यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पर, इसका मतलब थाइमिन कहां होता है, डीएनए के अंदर। भैया आरएनए के अंदर याद रखिएगा, जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। जबकि अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर कौन होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये होते हैं। क्लियर हो गया क्या? मतलब आप यहां पे जी की जगह ये यू लिख दो, इसको पीछे कर लो। इस तरह से होता है आरएनए और डीएनए के अंदर, ये आपके क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, ठीक है। थाइमिन को क्या बोलते हैं, 5-मिथाइल यूरेसिल, अनादर केमिकल नेम फॉर थाइमिन। थाइमिन का एक और नाम क्या है, 5-मिथाइल यूरेसिल के नाम से इसको जाना जाता है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए के एसिडिक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सबसे पहले डीएनए को खोजा था एसिडिक सब्सटेंस के रूप में, अम्लीय पदार्थ के रूप में। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियन, इन्होंने डीएनए को क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन। मतलब डीएनए को सबसे पहला नाम कौन सा मिला था, न्यूक्लियन नाम मिला था। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained exclusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पर वाटसन और क्रिक ने एक डेटा को प्रोड्यूस किया बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजिलैंड फ्रैंकलिन, प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या हुआ था कि
मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस किया था, जिसका यूज करके वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. यानी कहने का मतलब ये है कि एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर क्या होता है? 1 होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है क्या? ये कांस्टेंट होते हैं और क्या होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। यही बात क्या दी गई है? हिंदी में दी गई है, इंग्लिश में पढ़ लिया हमने। अब सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 5-मिथाइल यूरेसिल? किसको 5-मिथाइल यूरेसिल कहा था भैया? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। किसको कहा था? थाइमिन को कहा था 5-मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन जो होता है ये किसके अंदर होता है भैया? ये होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। और जो आपका यूरेसिल होता है वो किसके अंदर होता है? आरएनए के अंदर होता है। तो आंसर आ जाएगा थाइमिन। अगला है, विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? कौन सा क्षार आरएनए में होता है बट डीएनए में नहीं होता है? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन। तो भैया जो यूरेसिल होता है वो कहां होता है? वो आरएनए के अंदर होता है, परंतु डीएनए के अंदर नहीं होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी, मैंने बताया था आप लोगों को पैसेज पढ़ते वक्त। अगला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इन डीएनए? तो भैया एडेनिन के साथ थाइमिन जोड़ो या ग्वानिन के साथ आप साइटोसिन को जोड़ो। एडेनिन के साथ थाइमिन जोड़ो या ग्वानिन के साथ साइटोसिन जोड़ो, दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो 1 ही होता है। मतलब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आंसर आ जाएगा 1। इनिशियल नेम ऑफ डीएनए? डीएनए का प्रारंभिक नाम क्या दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने क्या नाम दिया था भैया? तो न्यूक्लियन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। सी चेन्नई आंसर आ जाएगा। अगला है, हु प्रपोज्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अरे किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो कहीं है क्या? हाँ ये रहा ना, वाटसन एंड क्रिक, ये रहा। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए। क्लियर है क्या? तो चलिए, ये जो क्वेश्चंस है ये 2023 की सीयूईटी में एग्रीकल्चर वाले पेपर में एज अ बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के फॉर्म में पूछे गए थे। क्लियर है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।